रिकॉर्डिंग, चलो रिकॉर्डिंग चालू कर देते, कम से कम रिकॉर्डिंग होती रहेगी। मान लेते हैं बाय द वे किसी का अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसको भी बेनिफिट होगा, इसीलिए हमने एसएसडी पढ़वाया कि कम से कम अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी कारण से या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क इशू है, तो हम वो भी मतलब इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, यस सर। हम एक नई फाइल बनाते हैं, इसको सेव करते हैं। किस नाम से सेव करना होगा हमें, तो हम एक बार करते हैं। नहीं, वैभव के नाम से क्यों रखेंगे भाई, हम तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे ना। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, विजुअल है क्वेश्चन, कह रहा है डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो क्लास का नेम जो है वो इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, वो भी स्मॉल लेटर से रखा है, तो भी वैसे रख लेते हैं, एम्प्लॉय LOY, जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया होगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये सेव कहाँ हो रहा है, इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन चूज कर लें जहाँ हम काम करने जा रहे हैं। ये हो गया कुछ मिनट के अंदर, और ये ठीक है, ये प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस चल रही है, employee.java। ठीक है, अच्छा एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर देते हैं। एम्प्लॉय 1 का फाइल का नेम हम एम्प्लॉय 1 के नाम से रख दे रहे हैं। एक्चुअली एम्प्लॉय के नाम से एक और है इसमें, ये ऊपर पड़ा हुआ है, वो नेम मैच कर जा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। हम नाम चेंज कर दे रहे हैं, सब लोग अपना समझ लेंगे धीरे से, ठीक है। यस सर। हाँ, क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, और सर ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है कहाँ पे, क्वेश्चन में? सर मतलब मैं हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगा। लग तो नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर दिया ही नहीं है बाबू। सर एक कंस्ट्रक्टर का करा दीजिएगा आज। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। एम्प्लॉई 1, यस अमृता। सर दिशा अप्रूवल एक्सेप्ट कर लीजिए सर, वो शायद उसका न्यू आइडिया लॉग आउट हो गया था पिछला वाला। अच्छा ठीक है देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया है, अप्रूवल कर दिया हमने। ओके सर। ठीक। क्वेश्चन तो एम्प्लॉय 1 के नाम से हमने रखा है, सब लोग एम्प्लॉय कर लेंगे। एक्चुअली हमारे एक ही फाइल के अंदर कई सारे सेम नेम के दो हो जा रहे हैं ना, इस वजह से वो सेव नहीं हो रहा था। और अभी क्लास भी बनेगा तो सेम नेम से बन जाएगा, वो भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन की वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एम्प्लॉय 1 के नाम से रखा है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, सब लोग एम्प्लॉय ही अपना रखेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि मुझे मेंबर वेरिएबल्स चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंबर वेरिएबल्स चाहिए ENO के नाम से। और ये ऐसा क्वेश्चन बना है ना जिसमें डेटा टाइप यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्लेयर द वेरिएबल्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स। मतलब हमें खुद से डिसाइड करना होगा कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो एम्प्लॉय नंबर जो है उसको हम इंटीजर टाइप का रखते हैं, प्राइवेट इंट ENO, एम्प्लॉय नंबर हो गया। दूसरा क्या है, ई नेम लिखा है, तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम, ये हो गया। उसके बाद एज, प्राइवेट एज, एज कैसा होगा, इंट टाइप का रख देते हैं एज। और फिर सैलरी जो है उसको, बेसिक सैलरी जो है यहाँ पे उसको डबल टाइप का ले लेते हैं, प्राइवेट डबल, और क्या लिखा है, बेसिक, क्लियर है। और क्या लिखा है इसमें, मेंबर मेथड्स, इसमें कंस्ट्रक्टर इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने कंस्ट्रक्टर का जिक्र ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं है। वॉइड एक्सेप्ट, हम लोग पब्लिक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट द डिटेल्स यूजिंग स्कैनर क्लास,
तो हमें स्कैनर क्लास का यूज करना होगा। इसके लिए क्या करें, इंपोर्ट करा लें, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम स्कैनर का यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जितना हम लिखेंगे उतना हमारी प्रैक्टिस होगी। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ ही है, बिल्कुल मैथ की तरह है, जितना लिखेंगे उतना आएगा। तो क्या क्या चीज़ें इनपुट कराना है, एम्प्लॉय नंबर कराना है, मतलब चार चीज़ें हमको इनपुट करानी है। बनाते हैं इंटरफेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर एंटर कराना है। कहाँ रखना पड़ेगा इसको हमको, ENO के अंदर, ENO इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नेम देंगे, ई नेम के अंदर स्टोर करेंगे SC डॉट, सब लोग नेक्स्ट लाइन का ही यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एज, एम्प्लॉय एज, EMPLOY, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय का एज एंटर कराएंगे। एज को रखने के लिए हमारे पास वेरिएबल है एज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक, डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी एंटर कराएंगे। ये हमारा बेसिक के अंदर स्टोर होगा, बेसिक इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। यहाँ तक का सबको क्लियर है, ठीक है? यस सर। ओके, ये तो हमने void accept को बना लिया। इसके बाद अगला मेथड क्या होना चाहिए, void calculate का। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो यही कैलकुलेट का है। जब भी गलती होने का चांस होता है तो इसी में होता है। इसको भी बनाते हैं, पब्लिक void calculate, calculate, क्लियर है? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, सही है। हमें क्या करना है, इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है टू कैलकुलेट द नेट सैलरी एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से हमें नेट सैलरी पता करना है, नेट सैलरी पता करना है। अच्छा, देखते हैं। और हाँ, तो बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF, ये हमारा एक फार्मूला दिया है कि नेट सैलरी पता लगाने के लिए बेसिक HRA और DA प्लस कर देंगे, फिर PF को माइनस कर देंगे। तो पहले हमारे पास HRA होना चाहिए, DA होना चाहिए और PF होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद ही हम इस पर कुछ कर सकते हैं। और नीचे लिखा है इफ़ द एज ऑफ द एम्प्लॉय इज अबव 50 ही और सी, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एज 50 से प्लस है, अबव है, तो गेट्स एन एडिशनल अलाउंस ऑफ ₹5000। तो हमें 5000 रुपीज़ एडिशनल मतलब ऐड कर देना है, उसमें एक्स्ट्रा जमा कर देना है, दे देना है, ठीक है। मतलब नेट में क्या करेंगे, 50, अगर एज 50 से अबव है तो 5000 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखें, जो ये नेट है, नेट सैलरी है,
उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, और वो भी एक अलग मेथड के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वेरिएबल जो सभी मेथड्स के अंदर यूज हो सके, उसको हमको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। अब भले इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है मेंबर वेरिएबल में, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा। प्राइवेट डबल नेट सैलरी, हमने अपने तरफ से जानबूझ करके बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जो ये नेट सैलरी के नाम से वेरिएबल बनाया हमने, इसको हम कैलकुलेट में भी यूज करेंगे, और फिर इसी को हमें आगे चल करके प्रिंट मेथड के अंदर भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबल होगा तभी हम दोनों मेथड्स के अंदर यूज कर पाएंगे, अदरवाइज तो कर नहीं पाएंगे। कैलकुलेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए? HRA कैलकुलेट करना चाहिए। बेसिक तो हमारे पास है, HRA कैलकुलेट करेंगे। HRA कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डबल HRA इक्वल्स टू, HRA कितना दिया है? 18.5% ऑफ बेसिक। तो कैसे समझे इसको? जो बेसिक हमारा है, इस बेसिक का मल्टीप्लिकेशन कितना परसेंट? 18.5%, मतलब बाई 100। लाइन से सब लोग सेटिस्फाइड हैं? किसी को डाउट है इसमें कैसे हुआ है? एनीवन? चलिए, इसका मतलब सबको सही है। क्यों? अगला DA कैलकुलेट करेंगे, फिर एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। एक्चुअली ये लोकल वेरिएबल्स हैं, तो लोकल वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि नया बना रहे हैं ना। अब हमें इसी बेसिक का DA कितना है? 17.45%। बेसिक मल्टीप्लाइड बाई 17.45 बाई 100, DA कैलकुलेट हो गया। उसके बाद से PF कैलकुलेट करना है। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, डबल PF इक्वल्स टू इसकी बेसिक का बेसिक मल्टीप्लाइड बाई 8.10 बाई 100। परसेंटेज कैलकुलेट करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। सबसे बढ़िया तरीका है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर दें और बाद में डिवीजन कर दें। तो 18.5 बाई 100 का मतलब 18% हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई बेसिक मतलब बेसिक का मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑफ का 18.5% हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट सैलरी। तो नेट सैलरी कितना हो जाएगा हमारा? नेट सैलरी का वेरिएबल पहले से हमने यहाँ पे बना रखा है टॉप पर। एग्जाम में ये सब चीज़ें लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम क्वेश्चन पेपर को पहले रीड कर लें, क्योंकि मान लेते हैं हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, हमें अगर ज़रूरत पड़ेगा कहीं कुछ लिखने का तो हम कर्सर लेकर जाएंगे और वहाँ पे एडिट करके लिख लेंगे, लेकिन कॉपी पे तो एडिट होगा नहीं, कॉपी पे तो काट पीट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करें कि किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है। ये चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस से डेवलप होती हैं। अब नेट कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे फार्मूला भी दिया है, बेसिक प्लस HRA प्लस DA। तो जो बेसिक है, बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF, ये तो हमने नेट सैलरी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ कुछ कंडीशन भी दिया था, इफ द एज ऑफ द एम्प्लॉय इज अबव 50, ही आर सी, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो कंडीशन पे हम अप्लाई कर देते हैं। अगर एज ग्रेटर देन 50 होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे? तो जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी है, इसको हम अपडेट करेंगे। कैसे? जो नेट सैलरी की प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें हम प्लस कितना कर देंगे? 5000 कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग इसी लाइन को लिख सकते हैं इस तरीके से, नेट सैलरी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हैं। इच्छा करे तो 5000.0 लिख लें, उससे कोई कुछ नहीं आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा और लगेगा कि हाँ जानकारी भी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का पोर्शन? कैलकुलेट मेथड कोई ऐसा? हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान है। प्रोग्रामिंग ये कठिन नहीं है। अगर हम प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, बिल्कुल मैथ की तरह है, बस ये है थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। मैथ में थोड़ा कम लिखना पड़ता है, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पेपर कब का है? ये क्वेश्चन पेपर है
पिछले साल का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था ना LFS में 2023 प्री बोर्ड, उसका पेपर है। सर इससे पहले कुछ और भी डिस्कस हुआ है क्या क्लास में? आज ये सर। नहीं, आज अभी कुछ नहीं हुआ है, आज ये पहला क्वेश्चन है। एक्चुअली हम सोच रहे हैं ये वाला ओके। चीज़ थोड़ा-सा होमवर्क में दे दें बच्चों को। इसको ओके आज के सर। लिए होमवर्क दे देंगे और कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-सा, ये जितना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चन खुद को आता हो, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। जैसे एक बार होमवर्क दे देंगे ना तो कल पता चल जाएगा कि किसको क्या नहीं आ रहा है, तो हम वो कल डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है? तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका हम लोग के लिए यही है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है कल संडे है, आराम से सब लोग सॉल्व करेंगे, शाम को हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। ठीक है? आज हम लोग ये एक सेक्शन बी चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोगों ने काम कर लिया, 2 मेथड तैयार कर। अभी हमें तीसरा मेथड बनाना है। चलते हैं यहाँ, किस नाम से? वॉइड प्रिंट। तो पब्लिक लगा लेते हैं, वॉइड प्रिंट। पब्लिक लगा लेना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है कि हम एनकैप्सुलेशन का उपयोग कर रहे हैं। एनकैप्सुलेशन जो होता है कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट ये सब यूज कर रहे हैं तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस मानी जाती है और इससे ये है कि एग्जामिनर अगर देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे ने पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रिंट में क्या होना चाहिए? इसमें लिखा है कि टू प्रिंट द डिटेल्स एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। फॉलोइंग फॉर्मेट का मतलब हो गया कि ये हेडिंग की तरह आए, ऐसे ENO, ENAME, एज, बेसिक, नेट, ये हेडिंग आए और उसके नीचे उसका डिटेल आए। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं, system.out.print। यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज करें, क्यों? क्योंकि जब ये हेडिंग प्रिंट हो जाए उसके बाद लाइन चेंज हो जाना चाहिए। और अब एक चीज़ दिक्कत आती है, कॉपी में लिखने में दिक्कत आती है। मान लेते हैं कॉपी वैसे लंबी होती है एग्जाम की कॉपी, उसमें दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे ENO फिर /T। /T से क्या होगा? 1 टैब का स्पेस मिल जाएगा। जैसे ENO और ENAME के बीच में एक थोड़ा अधिक गैप है, वो गैप यहाँ मिल जाएगा और एक प्रॉपर गैप मिलेगा। हम एक-एक लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। /T एज, /T बेसिक और इन्होंने नेट लिखा है तो हम भी नेट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको? सर /T से क्या होता है? /T नेट, T हाँ, नेट। अच्छा T नहीं लगाए क्या? /T अभी सही है? हाँ अब सही है। system.out.println। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है। मान लेते हैं सबसे पहले ENO आना चाहिए, सबसे पहले ENO आना चाहिए, तो ENO आए, फिर प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /T दे देंगे, 1 टैब स्पेस हो जाएगा। फिर प्लस से कॉन्कैटनेट करेंगे ENAME जो वेरिएबल है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर /T, मतलब /T को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना सर इतना कंडीशन देंगे तो फिर तो पेज ही में नहीं आएगा। है। नहीं, एग्जाम वाली कॉपी लंबी होती है। अच्छा हाँ लंबी होती है, ठीक है। हाँ, उसमें आराम से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इसीलिए बनाया ही गया है। हाँ सर लंबी तो होती है। यहाँ पे भी /T दे देंगे, फिर प्लस बेसिक, मतलब जो वेरिएबल है उसको डायरेक्ट देना होता है और जो फिक्स सर रहता है। अगर मान लीजिए ना आए तो सर क्या मतलब दूसरी लाइन में लिख सकते हैं ना? हाँ, उसका भी ऑप्शन है, वो भी लिख दे रहे हैं। अभी हम अलग-अलग लाइन में करके भी दिखा दे रहे हैं इसको। हम लोगों ने नेट के नाम से नहीं लिखा है, नेट सैलरी के नाम से रखा है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करें, ये सब लोग देख सकते हैं इसको, ये लाइन। हाँ, आउटपुट इसका जब आएगा तो थोड़ा सा हो सकता हो डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का फर्क पड़ने लगता है। तो वो चीज़ें हम लोग अभी सुधारेंगे उसको, तो हमें पता भी चल जाएगा ना कि हम कैसे कॉपी पे सही लिख सकते हैं। अब तो कुछ करना नहीं था इसमें,
अभी हम लोग इसमें सुधार करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, मेन मेथड ऐड करना है। मेन मेथड का पर्पज क्या है, ये तो सबको याद हो जाएगा कि मेन मेथड का एक ही पर्पज है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और फिर इन्वोक द मेथड्स और फिर मेथड को कॉल करना। बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मेन मेथड लिखते समय हमेशा अगर रन कराना है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो इन्होंने पब्लिक स्टैटिक वगैरह नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख देंगे तब भी गलती नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें पब्लिक वॉइड मेन, अगर हम ऐसे लिख देते हैं तब भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेन के नाम से मेथड तो हम बना सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कहता है कि हम सिग्नेचर बदल करके और मेथड का नेम सेम रख करके हम मेथड बना सकते हैं। तो मेन के नाम से हम एक मेथड बना सकते हैं, लेकिन ये वो वाला मेथड नहीं होगा जो जेवीएम कॉल करता है, ये हमारा मेथड है, ठीक है। तो अगर कोई लिख देता है तो गलत नहीं है, लेकिन जब हमें मालूम है कि हम प्रोग्राम को रन कराने जा रहे हैं तो क्यों ना हम जेवीएम से मैच करा लें। जेवीएम कहेगा कि हमारा मेथड बना रहे हैं, सही ढंग से नहीं बना रहे, ठीक है। सही है। क्या करना है हमें, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नेम एम्प्लॉय1 रखा है हमने। सर हाँ सर, जो आपने ऊपर दूसरा एक स्टेटमेंट लिखा है, एक मिनट इसको हटाइए सर। ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, उसमें हम एक कॉमा ई के आगे लगा के फिर ऐसा प्लस लगा के फिर टी लगा के फिर आखिरी में सर बार बार ये इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बजाय एक ही बार लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे होता क्या है ना कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो रीड किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का रीड किया जाएगा। जैसे कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि कैसे वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो इसको ब्रेक करता है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा स्ट्रिंग है, ये सब ब्रेक करता है, समझता है। अब ये जब इवेल्युएट होगा तो ये वेरिएबल की तरह इवेल्युएट होगा, फिर ये स्ट्रिंग की तरह, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर जो स्ट्रिंग बना होगा उसके साथ ये डेटा मिल जाएगा, फिर एक स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर इसके बाद फिर ये भी मिल जाएगा। तो ऐसे 1 बाय 1 करके मिलते रहते हैं, ऐसे इस तरीके से ये, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं होगा तो एक हम लोग इसमें भी समझ लेंगे एक चीज़ कि कोई भी स्ट्रिंग कैसे इवेल्युएट होता है। क्लास में हमने बच्चों को बताया भी था इसका इवेल्युएशन कैसे होता है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन हो जाएगा। EMP के नाम से बनाएं एम्प्लॉय1, किसी भी नाम से बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि OBJ के नाम से बनाएं, इससे क्या होता है पता भी चलता है कि हाँ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, माइंड सेट हो जाता है। और किस नाम से है क्लास, एम्प्लॉय1 के नाम से। सब लोग जो एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में वही लिखेंगे, क्योंकि कॉपी पे तो किसी भी तरह का एम्बिग्यूटी होना नहीं है कि आप एक पन्ने पे 2 नाम लिख देंगे सेम नाम से तो मना कर देगा, कॉपी तो मना नहीं करेगा, ठीक है। एकदम बेशक लिख सकते हैं। पहले क्या करें, OBJ डॉट, तो सबसे पहले हमें वैल्यू एक्सेप्ट करना होगा। पहले सर वो आपके में उसने इंटीग्रिटी इसने दिखाई ना, क्योंकि आपने वो एम्प्लॉय को सर अगर आप स्मॉल में लिखते तब वो नहीं दिखाता, आप दोनों कैपिटल हो जाते ना तब दिखा देता है। अरे नहीं, फाइल में हमने यहाँ पे एम्प्लॉय1 एम्प्लॉय स्मॉल लेटर से लिखा हुआ था और फोल्डर के अंदर हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। चेक करा दें, कंफ्यूजन किसी के पास नहीं होगा। ये यहाँ पे जो एम्प्लॉय ये है, कहाँ गया जावा, ये वाला, ये तो कैपिटल लेटर से है ना। हम स्मॉल लेटर से बनाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं हुआ, इसलिए एम्प्लॉय1 कर दिया। ये चेक कर लेता होगा ना कि जैसे इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होता होगा। सर पर इसमें फिर पैकेज नेम और क्लास नेम तो डिफरेंट है सर। पैकेज वो सर जो क्लास इन्वायरमेंट हमने डेवलप किया वो स्मॉल से किया और जो हमने क्लास नेम दिया वो कैपिटल से दे दिया है। अब इसमें अभी कंपाइल कराएंगे तो एरर आ जाएगा ना, यहाँ पे पब्लिक लिखे हैं ना, एरर आएगा।
हाँ एरर आएगा। तो हमें इसको या तो इसको हटा दें या तो इसको स्मॉल कर लें। तो क्या हाँ करें? वही मैं कह रहा था स्मॉल कर लें। सर, वही मैं तब से सोच रहा था। नहीं नहीं, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अभी सुधार हो गया, आइडिया पता चल गया कि अगर हमने हाँ क्लास को सर। पब्लिक डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ये हो गया कि क्लास का नेम और फाइल का नेम दोनों सेम होना चाहिए, तब कंपाइल होगा, सक्सेसफुली कंपाइल होगा। अगर हमने क्लास को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम रखना पड़ेगा। अगर क्लास को हमने पब्लिक नहीं डिक्लेयर किया है, हमने इसको हटा दिया है, तो हम क्लास का नेम और फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉपी पे अगर लिख देंगे तो इतना थोड़ा कोई चेक करता है, इतना जानकारी थोड़ा रखता है कि चले अब पब्लिक लिखे हैं, फाइल का नेम कहाँ होता है, कॉपी पे कहाँ फाइल का नेम होता है, नहीं होता है। हमको तो डायरेक्ट क्लास का नेम लिखना होता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अपने आप में जानकारी होना चाहिए, सर जानकारी होना चाहिए। चाहिए जानकारी। बाय द वे, अगर सिस्टम पे बैठकर काम कर रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल हो गया, अगर जैसे प्रैक्टिकल होता है ना 100 मार्क्स का, अब प्रैक्टिकल में अगर सर ऐसे नहीं सर, प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल होगा। सर वो तो बनाने के लिए भेज दिया जाता है ना घर में। अरे घर में नहीं होता है, स्कूल में होता है बाबू। नहीं सर, हम बोर्ड लोगों को दे दिया जाता है, हम लोगों को उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देना रहता है सर को। नहीं नहीं, तो वो क्लास 9th तक था, अब 10th में क्या बोर्ड का एग्जाम होता है ना, प्रैक्टिकल बोर्ड का होता है 100 मार्क्स का। नहीं सर, सर बोर्ड में भी यही होता है हम लोगों के यहाँ। अब कोई बात नहीं है, लखनऊ बादशाहों का शहर है, कोई कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं है। इसके बाद किसको कॉल करें? obj डॉट कैलकुलेट को, क्योंकि इसके बाद हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट के बाद क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे, obj डॉट प्रिंट कर देंगे। इतना हमने किया। अब इसको कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। इसका साइज कुछ कम लग रहा है, क्यों? अच्छा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ाते हैं। देखिए, अगर किसी को CMD में दिक्कत होती है तो CMD पे यहाँ ऊपर जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, इस पे आ जाएगा प्रॉपर्टीज, ठीक। अब ये प्रॉपर्टीज से क्या कर सकते हैं? इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। फॉन्ट हम लोग कितना कर लें? 20 कर लेते हैं, ठीक है। 22। इसके बाद नहीं नहीं, 20 बहुत है, 22 का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, 22 का ऑप्शन नहीं दिया है। और उसके बाद से इसका लेआउट अगर चाहें तो लेआउट चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। कलर चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ब्लैक अच्छा लगता है देखने, क्यों? जो सर कलर चल रहा है पर्पल। सुंदर। नहीं नहीं, अभी सुंदर है। हम ब्लैक पे ही चलेंगे, ठीक है। अच्छा, साइज भी इसका बढ़ा दिया क्या मैंने? अच्छा, बाय डिफॉल्ट बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिख रहे हैं दिख रहा है CMD पे, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, विजिबल होगा। कंपाइल करते हैं, जावा सी, और फाइल का नेम है employee1.java। ये फाइल का कंप्लीट नेम है। कंपाइल करने में टाइम लेगा क्या? हाँ ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कहीं भी एरर नहीं है। इसको रन कराते हैं, जावा। सर ये SSD का कमाल है। SSD का कमाल है, बहुत तेज चल रहा है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, रुक नहीं रहा, परेशान हो जाते थे इससे। क्लास का नेम employee1 रखा है हमने, तो EMPLOYEE एम्प्लॉय। पहले एम्प्लॉय नंबर चाहिए, देखते हैं 123, नहीं 123 नहीं, 101 डाल देते हैं, ठीक है। एंटर किए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो एंटर नेम था ना, ये स्किप हो गया कि नहीं हो गया? ये तो गड़बड़ कर दिया इसने, पता चला एम्प्लॉय का नेम दिया ही नहीं हमने। और ये वाली प्रॉब्लम्स बच्चे बहुत फेस करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हम खुद बहुत परेशान हुए इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी हम इसको सुधारते हैं। हमने जानबूझ करके इसको रखा था ताकि एक बार के लिए जब प्रॉब्लम सामने आ जाएगी तो बच्चे इससे अवेयर रहेंगे कि क्या हो रहा है। देखो सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, प्रॉब्लम एक बार महसूस करो। देखो यहाँ पे एक मैसेज आया, एम्प्लॉय हाँ इंटर एम्प्लॉय नंबर, तो हमने 101 हाँ। डाल दिया। उसके बाद से क्या हुआ, एंटर एम्प्लॉय नेम लिख कर आया, यहाँ पे इनपुट देने का ऑप्शन ही नहीं आया। पता क्या चला, एम्प्लॉय एज मांग लिया हमसे। अरे
ठीक है, बस में आई। ग- और उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ पे हो गया। गड़बड़ हो गया, बेसिक सैलरी मांगा। अब इसका जो आउटपुट आ गया उसमें नेम में कुछ भी नहीं है, नेम में यहाँ पे खाली है, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। हुआ क्या है एक्चुअली में, जैसे नेक्स्ट होता क्या है कि जो नेक्स्ट लाइन, जैसे यहाँ पे हमने जो कुछ भी लिखा है 101, तो कंसोल पे जब हम लिखते हैं ना, तो ये एक बफर के अंदर जाता है। ये बात हमने पहले डिस्कस किया हुआ था बच्चों से अपने। तो बफर के अंदर जब जाता है तो लास्ट में तो हर एक चीज़ का अपना लाइन चेंज होगा, हर एक चीज़ में लाइन चेंज होगा। तो इसके लास्ट में /n लगा होता है, इसके लास्ट में क्या लगा होता है, /n लगा होता है, मतलब लाइन चेंज होता है, न्यू लाइन का कैरेक्टर होता है यहाँ पे, जो हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल होता है। तो जब जब हमने ये पहली वाली लाइन लिखा, एंटर एम्प्लॉय नंबर, हमने 101 दिया, तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ, एंटर एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद से जो ये नेक्स्ट इंट था, इसने जब रीड किया तो इसने सिर्फ 101 रीड किया, लेकिन इसके बाद जो /n है, न्यू लाइन कैरेक्टर, जो कि बफर के अंदर है, उसको रीड किया नहीं। उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। अब तो स्टेटमेंट ये प्रिंट तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुआ, ठीक, ये सारा प्रिंट हुआ। और उसके बाद कैसे हो जब रहा है? नेक्स्ट लाइन की बारी आई, तो इसने क्या किया, वही जो न्यू लाइन कैरेक्टर बचा हुआ था उसको रीड कर लिया। एक्चुअली ये कुछ ऐसे हो गया, बताते हैं हम। ये वाला मैटर जब समझ में आ जाएगा तो कहीं दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज आया एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो हमने क्या किया, हमने एंटर कर दिया 101। ये हमारे देखने के लिए था, तो हमने 101 एंटर किया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे /n है, इसके बाद भी यहाँ पे क्या है, /n है। तो जब नेक्स्ट इंट ने रीड करना शुरू किया, तो इसने केवल इंटीजर रीड किया, 101 रीड किया, इतना इसने रीड कर लिया। बचा क्या, /n बचा रह गया। अब अगली बार जब ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया, इंटर एम्प्लॉय नेम, तो ये तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा, यहाँ से एंटर एम्प्लॉय नेम, लेकिन सर हाँ लाइन चेंज कैसे हुआ? 101 प्रिंट करने के बाद एंटर एम्प्लॉय नेम, लाइन चेंज कैसे हुआ? हाँ, ये एक्चुअली ऐसे हो गया कि एक वर्ड होता है बफर। हम नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दे इसका, रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में अगर बाय द वे कहीं आ गया ऐसी समस्या हो गई तो बड़ी दिक्कत होगी, या मोबाइल पे भी करने में ऐसी समस्या आती है। तो बफर, सर पेपर में एग्जामिनर कहाँ चेक कर रहा है लैपटॉप से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इसमें नहीं, प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी एक बफर वर्ड होता है, बफर, ठीक है। ये वर्चुअल मेमोरी इसको कहते हैं। और एक्चुअली में ये क्या है, एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। वो भी कैसा वेरिएबल होता है, एरे टाइप का, एरे टाइप का वेरिएबल होता है, जिसके अंदर ढेर सारी डेटा रख सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे होगा, इसके अंदर डेटा हम रख सकते हैं, ठीक है। वो भी किसका एरे होता है, कैर का एरे होता है। कैर टाइप का क्या होता है, एरे होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बफर का काम है। अब हम देखते हैं इस पर CMD का कमांड प्रॉम्प्ट, मान लेते हैं CMD है, ठीक है। कैसे कैसे लाइन हमारा रन कर रहा है, इस पे लिख देते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। नहीं, मल्टीपल लाइन कमेंट नहीं लिखना चाह रहे थे हम, ऐसे चाह रहे थे कि हम इसको प्रोग्राम को अपने रन करा रहे हैं। CMD पे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, रनिंग प्रोग्राम। हुआ क्या, जब हमारा प्रोग्राम रन सर बोर्ड करेगा, में कंप्यूटर के पेपर के पहले कितने दिन की छुट्टी होती है? ये स्कूल वाले बताएंगे बाबू, जानकारी तो फिलहाल नहीं नहीं है सर, हमारे पास। नहीं मतलब रहती कितने दिन की है कम से कम? अरे हो जाता है 10-15 दिन का। 10-15 दिन की छुट्टी? हाँ हाँ, हो जाता है। इतना दिन?
सर इतना ज्यादा नहीं है। अरे क्या चाहते हो, सारे बच्चे फेल हो जाएं? चलो ठीक है, हम लोग ये काम करते हैं जो काम करने आए हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसमें क्या करना था, हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं लाइन बाय लाइन, कैसे ये रन कर रहा है। तो जब हम प्रोग्राम को रन कराए होंगे तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट आया होगा, यहाँ ऊपर जा करके देखें, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट किया होगा, मान लेते हैं, ठीक है। हम सीएमडी की बात कर रहे हैं, सीएमडी पे क्या चल रहा होगा, तो लिख कर आया होगा एंटर एम्प्लॉई और नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये सीएमडी हम जो ओपन किए हैं इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये चीज ऐसे आया लिख करके। उसके बाद हमने क्या किया, 101 लिखा, ठीक है। अब जो हमने 101 लिखा ये इस बफर के अंदर सेव हो गया, 101 ये कैरेक्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे होता है कैरेक्टर के फॉर्म में। और एक कैरेक्टर इसके लास्ट में अपने आप से लग जाता है, वो होता है /n का, ठीक है, ये अपने आप हो जाता है। जैसे प्रोग्राम बनाया गया होगा ना इस चीज के लिए कि वो आखिर सीएमडी से जो डेटा रीड हो रहा है उसके लिए भी तो प्रोग्राम बनाया गया होगा। तो जो प्रोग्राम बनाया गया होगा उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा कंसेप्ट है, जैसे हमें क्या करना होता है, एंड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना होता है कि कहाँ पे जाकर लाइन खत्म हो रही है, एंड ऑफ लाइन। तो जब ये चीज ये सब बनाया गया होगा इसका प्रोग्राम, तो उसमें ऐसा कंसेप्ट दिया गया होगा कि जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो इसका न्यू लाइन का कैरेक्टर होगा, ऐसा कंसेप्ट लगाया गया। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहीं पे एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। और जैसे ही हमने क्या किया, ये भी लिख दे क्या, प्रेस एंटर बटन। हमने एंटर बटन प्रेस किया तो उसी समय ये रीड करता है, ये जो नेक्स्ट इंट यहाँ पे लिखा है ना sc.nextInt, वो उसी समय रीड करना शुरू कर देता है डेटा को। और रीड करता है तब तक रीड करता है जब तक कि इसको नेक्स्ट इंट मिलता रहता है। अब ये इसको एक वेरिएबल में करके स्टोर करता है, जो नेक्स्ट इंट का फंक्शन है ना वो एक वेरिएबल में स्टोर करता है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करता है। तो किसको स्टोर करेगा, तो ये 101 को स्टोर करेगा। तो ये जो भी चीज यहाँ पे है ये सब एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, एक एक कैरेक्टर उठाएगा, ठीक है। ये सब इंटरनल होता है, ये हमें नहीं पता चलता, ये सब क्या होता है, सब इंटरनल होता है। तो पहले 1 फिर 0 फिर 1, जहां तक इसको इंटीजर मिला वहां तक का डेटा इसने क्या किया, रीड कर लिया, ठीक। लेकिन ये लास्ट वाला जो /n है ना ये स्किप हो जाता है, ये छोड़ देता है, अभी इसको ऐसे छोड़ देगा, ठीक। तो जितना इसने रीड कर लिया है ये इसके रीड के लिस्ट में आ जाता है कि इतना डेटा इन्होंने क्या किया है, रीड कर लिया, इतना डेटा इन्होंने रीड कर लिया। इसके बाद क्या होगा, ये जो है ये 101 जो है ये कहाँ रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा हमें ये जो वेरिएबल हमने बनाया ना eno, मतलब यहाँ पे रिटर्न करेगा तो ये eno के अंदर सेव हो जाएगा, पहला काम हो गया। मतलब जो इसने वैल्यू के अंदर स्टोर किया वही इसने उठा करके किस में दे दिया, हमें eno के अंदर दे दिया, तो हमें eno में मिल गया ये चीज, क्लियर है, लिख देते हैं इन टाइप का। लेकिन ये जो /n है अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, जब हमने एंटर प्रेस किया तो ये नीचे वाली लाइन पे आया। अब नीचे वाली लाइन पर जब आया तो इसके बाद यहीं पे हमने एंटर प्रेस किया था, क्योंकि जो इनपुट रीड हुआ है वो यहीं से हुआ है और यहीं पे हमने एंटर प्रेस किया था। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे आएगा एंटर एम्प्लॉय नेम, क्या आया। इसके बाद क्या हुआ, हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर एम्प्लॉय नेम के बाद हमने लिखा नेक्स्ट लाइन। अब ये क्या करेगा, ये भी बफर से रीड करने की कोशिश करेगा डेटा। अब जब बफर में चेक करेगा तो इसको पता क्या चला कि बफर में नेक्स्ट लाइन अभी है, अभी मतलब कैरेक्टर है इसके अंदर। नेक्स्ट लाइन का मतलब यही है कि जब तक इसको नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाता है, तो इसको तो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिल गया,
अब इसने क्या किया, यही नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर रीड कर लिया और रीड करने के बाद कहाँ भेज दिया, नेम के भीतर। यहाँ पे क्या चला गया, SN चला गया, न्यू लाइन कैरेक्टर चला गया। बात समझ आई? इसने तो डेटा रीड कर लिया, जब डेटा रीड कर लिया तो क्या करेगा, तो अब वो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आउटपुट में यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो लाइन चेंज नहीं कर पा रहा है उसको। ठीक है, वैसे इसको हिसाब से तो करना चाहिए यहाँ पे इसको, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि इसने रीड किया है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, बट ये रिटर्न नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है और इसका इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसका इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ ये इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, जैसे हर एक चीज़ें हम नहीं समझ सकते हैं, जो बिहाइंड कंप्यूटर हो रहा है वो चीज़ें थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन हमें अनुमान है कि ये ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब यहाँ पे कुछ था ही नहीं रीड करने के लिए और ये ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो जब ये रीड कर लिया, इसने अपना काम कर लिया, तो ये क्या करेगा, इस नेक्स्ट स्टेटमेंट को अलाउ करेगा कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। तब इंटर एम्प्लॉय एज यहाँ पे, अब यहीं से बिना लाइन चेंज हुए यहाँ पे, क्योंकि लाइन चेंज तब होगा जब वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, शो करेगा, तो शो तो किया नहीं, तो यहीं पे ये एंटर एम्प्लॉय एज लिख कर आ गया। देखें आउटपुट से मैच करा है सब लोग, आया ना, एंटर एम्प्लॉय नेम, और उसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो गया एंटर एम्प्लॉय एज। कारण क्या है कि जो नेक्स्ट लाइन का मेथड हमने लिखा हुआ था एम्प्लॉय नेम में, उसने /n को रीड कर लिया। अब रीड कर लिया तो ये हो गया खाली। ठीक है, ये खाली हो गया। अब जब इसको ये चीज आया डिस्प्ले किया, इसीलिए यहाँ पे हमसे इनपुट नहीं मांगा है। क्यों नहीं मांगा है, क्योंकि उसको इनपुट मिल गया है, इसलिए उसने इनपुट रीड कर लिया और वो सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट लाइन का मेथड जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि मुझे इनपुट मिल गया, तो वो नेक्स्ट लाइन को मूव कर गया। तो जब नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया तो एंटर एम्प्लॉय एज ऐसा डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब क्या है कि एंटर एम्प्लॉय एज के बाद हमने नेक्स्ट इंट लिखा था, एंटर एम्प्लॉय एज के बाद हमने नेक्स्ट इंट लिखा था। अब ये बफर में नेक्स्ट इंटीजर ढूंढेगा, तो बफर तो खाली हो चुका है, बफर में कोई इंटीजर नहीं है, तो फिर से हमको इनपुट करना पड़ेगा। तब फिर से हम यहाँ पे जब इनपुट करेंगे, हमने 15 इनपुट किया तो वो 15 इसके अंदर चला गया, 1 और 5 ऐसे करके। लेकिन एक चीज, और फिर इसके बाद इसको स्लैश लगाना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने स्लैश नहीं लगाया। तो हमें ये लगता है ना, ये पहली बार जहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो जब पहली बार ये बफर क्रिएट करता होगा ना, जब ये पहली बार बनता होगा, और ये पहली बार कब बनता है, पहली बार ये तब बनता है जब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जब हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय ये बफर बनाता है, उसी समय क्या करता है, बफर बनाता है। तो जब पहली बार ये बफर बनाता है तो ये क्या करता है, /n को ऐड कर देता है, और उसके बाद दोबारा ये ऐड नहीं हो पाता, तो ये पोर्शन इसका नहीं होता इसके अंदर। अब जब ये 15 रीड करेगा तो यहाँ से 1 रीड कर लेगा और यहाँ से 5 रीड कर लेगा, फिर से हमारा बफर क्या हो जाएगा, खाली। और जो इसने रीड किया वो कहाँ भेज देगा, एज नाम के वेरिएबल के अंदर भेज दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमने एंटर बटन प्रेस किया था, यहाँ पे एंटर बटन हमने प्रेस किया था, तो ये नीचे वाली लाइन पे चला गया। अब इंटर एम्प्लॉय एज के बाद हमारे पास क्या था, एंटर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। कुछ हुआ है क्या इसके साथ, अरे 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 क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पे जैसे ही 10,000 लिखा, ठीक है, 10,000 हमने लिखा, तो ये 10,000 कहाँ चला गया, अच्छा 10,000.0 हमने लिखा था, ठीक है। ये भी तब फिर बफर में चला आया, ये भी एज ए बफर में इनपुट चला गया होगा, ठीक है।
तो ये अब किसी तरीके से इंटरनल होता है। अब इंटरनल फंक्शनैलिटी जानने के लिए थोड़ा सा और डीप में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये डेटा है ये भी आ गया होगा किसी तरीके से कैरेक्टर के अंदर। एक एक सर कैरेक्टर ये डिफाइन सिचुएशन कब अराइज होगा सर? ये सिचुएशन तब अराइज होता है कि पहली बार अराइज होता है। जैसे हुआ क्या है कि जो बफर था, ये जो बफर क्रिएट हुआ, इस मान लेते हैं हमने 101 एंटर किया, ठीक है। इसके बाद बफर को क्लियर हो जाना चाहिए था, खाली हो जाना चाहिए था, लेकिन बफर खाली नहीं हुआ। तो उसकी डेटा एंटर एम्प्लॉय नेम के बाद जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखा था उसने रीड कर लिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमने क्या महसूस किया कि जब नेक्स्ट इंट रीड कर रहा है तो केवल इंटीजर रीड कर रहा है। हाँ सर शशांक कह रहे कि एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, ठीक है, हम इसको एक बार और समझते हैं। इसकी प्रॉब्लम हम दूर कर दे रहे हैं कि हुआ क्या है कि नेक्स्ट इंट जो है वो इंटीजर रीड करता है। जैसे ये जब बनता होगा ना, यहाँ से पहली लाइन से अगर हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें कि स्कैनर का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। हमने कुछ पहले बताया था एक चीज़, जरा हम थोड़ा सा पेंट ओपन करें, पॉइंट आ गया तो थोड़ा सा समझ लिया जाए, इससे जो भी डाउट्स रहेंगे वो भी दूर रहेंगे। ठीक है, हुआ क्या होगा इसमें, जैसे ये है हमारा कीबोर्ड, ये क्या है हमारा केबी, कीबोर्ड से जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ दे रहे हैं, हम कंसोल पे दे रहे हैं, कंसोल पे दे रहे हैं। अब ये जो यहाँ से इनपुट जा रहा होगा, भाई जाहिर सी बात है जो भी चीज़ हम लिखते हैं, कंसोल क्या है, ये जो सीएमडी का सॉफ्टवेयर है ये हमारे लिए क्या है, एक इंटरफेस है जिस पे हम लिख सकते हैं। अब एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया, जो ये स्कैनर मेथड है, सॉरी स्कैनर क्लास है, इसके अंदर जो मेथड है नेक्स्ट इंट या फिर नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट डबल, जो भी मेथड्स हैं, ये मेथड्स का काम क्या है, कंसोल से डेटा को रीड करना। लेकिन कंसोल से कैसे डायरेक्ट रीड करेगा, ये तो एक इशू वाली बात हो गई ना। तो ये प्रोग्राम के साथ ही होता है कि जब हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये डेटा जो भी हम यहाँ पे राइट कर रहे होते हैं वो रीड करता रहता है। वो डेटा क्या करता रहता है, रीड करता रहता है, और ये एक बफर क्रिएट करता है। एक ये क्या बना लेता है, बफर बना लेता है ऐसे, जिसके अंदर इनपुट होता रहता है। इसको हम बना ले ऐसे, ये कुछ ऐसे लाइनिंग खींच दे रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये अलग अलग, ये क्या है, ये बफर है, BUFF, बफर इसको बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी है, इसको बफर बोलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है इसमें, ये जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड किससे है, वो कनेक्टेड है इसी से, इससे क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। जो भी हम कीबोर्ड से लिखेंगे वो कहाँ जाएगा, वो बफर के अंदर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डेटा इसका बफर के अंदर ही जाता है। अब वो अलग की बात है कि हम कंसोल पे उसको देख पाते हैं, सीएमडी पे हम देख पाते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जो हम सीएमडी पे देखते हैं वो वही डेटा देखते हैं जो बफर के अंदर होता है, बफर की ही डेटा वहाँ पे दिखाई जाती है हमें। या यूँ कहें कि वहाँ पे टाइप करते हैं तो दोनों जगह जाता है, कि वहाँ हमें सीएमडी पे भी दिखाई देता है और इंटरनली एक वर्चुअल मेमोरी बफर भी क्रिएट होता है, वहाँ पे भी जाता है, ठीक है। और ये बफर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट स्ट्रीम। ये जो सिस्टम डॉट इन है ये इसको कहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिस्टम डॉट इन को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट स्ट्रीम। अरे ये बहुत थोड़ा सा इंटरनल वर्क है, बड़ा झाऊ टाइप का होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हो क्या रहा होगा इसके साथ, कि जब भी हम कोई चीज़
इनपुट करते हैं तो वो कैसे कैसे रीड करता है। बस नेक्स्ट इंट, ये जो नेक्स्ट इंट का मेथड है ये काम क्या करता है, ये जैसे नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट मतलब अगला, तो अगला इंटीजर मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर अगर इंटीजर है, इंटीजर के फॉर्म में, तो वो डेटा को रीड करता है और डेटा को रीड करके वो इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो ये क्या करता है, इस बफर से डेटा रीड करता है, इस बफर से डेटा रीड करता है। मान लेते हैं हमने इनपुट कराया, एक दिन हम स्कैनर क्लास को एक्सप्लेन कर देंगे फिर से, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या किया, कीबोर्ड से इनपुट दिया, तो हमने इसको 1 दिया, तो ये 1 बफर में जाके स्टोर हो गया, ठीक। उसके बाद से हमने क्या दिया, 0 दिया, ये भी स्टोर हो गया। उसके बाद हमने क्या दिया, फिर से अगेन 1 दिया, ये भी स्टोर हो गया। अब ये इतनी सारी चीज़ें हमने एंटर करा दिया, लेकिन ये जो बफर क्रिएट हो रहा होगा, इस बफर में यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप से /n होगा, जो कि लाइन ब्रेक करता है, ठीक है, लाइन ब्रेक करता है। ये इंटरनल होता होगा ऐसा, हमें भी थोड़ा सा कंप्लीट जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि इसका इंटरनल वर्क कैसे होता है, जैसे हर जगह मिलता नहीं है कि कोई बताता भी नहीं है ना कि क्या हो रहा है, और कंप्यूटर खोल करके देख नहीं सकते, सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा है इसके बारे में अभी कन्फ्यूजन्स हैं। सर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अरे नहीं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना। तो ये जो नेक्स्ट इंट है वो क्या करता है, वो यहाँ से ये जो इंटीजर डेटा है उतना वो रीड कर लेता है, 101 वो रीड कर लेगा। ये क्या करेगा, 101 रीड कर लेगा, यस, तो 101 रीड कर लेगा, और ये लास्ट का जो /n है ना, ये छोड़ देता, ये छूट जाता। नेक्स्ट जब ये रीड करेगा तो ये 101 दे देगा, रिटर्न कर देगा इंटीजर में, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जब इसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन की बारी आएगी, तो ये भी बफर में जाके चेक करता है कि बफर में डेटा है कि नहीं। अब जितना ये रीड कर लेता है उतना बफर से हटा देता है। जैसे डेटा अगर इसका रीड हो गया तो बफर से क्या होगा, ये डिलीट हो जाता है, ये पूरा सेक्शन हट जाता है, ठीक है। तो इसके पहले पोजीशन पे क्या आ जाता है, यही /n रहता है रीड करने के लिए। तो जब नेक्स्ट लाइन आता है तो ये इसी /n को रीड कर लेता है। जब ये इस /n को रीड करता है तो भाई जाहिर सी बात है, नेक्स्ट लाइन का काम होता है कि वो तब तक कैरेक्टर्स को रीड करता रहे जब तक कि उसको न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाए। तो इसको न्यू लाइन कैरेक्टर मिल गया, नेक्स्ट लाइन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और जब ये सेटिस्फाई हो जाता है तब ये हमसे इनपुट नहीं मांगता है, इनपुट का वेट नहीं करता है, ये तुरंत प्रोसीड कर जाता है आगे नेक्स्ट लाइन पर। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जा रहा है कि एम्प्लॉय नेम तो इनपुट में आ रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कंसोल पे, और ये वाली लाइन क्या हो रहा है, इसने /n को रीड कर लिया तो ये स्किप हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया अपना, इसको मिल गया जितना कैरेक्टर चाहिए, न्यू लाइन कैरेक्टर तक चाहिए तो इसको मिल गया, ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये चीज़ हम जब हाथ अपने टाइप ही नहीं किए हैं, ये बफर से ऑलरेडी इसको मिल गया है, तो ये हमारा वेट नहीं करेगा ना इनपुट देने का, ये हमारा वेट नहीं करेगा कि हम इनपुट दें तब यह रीड करे। अब जब इसको भी ये रीड कर लिया है, मान लेते हैं जब न्यू लाइन मेथड ने क्या किया, इसको भी रीड कर लिया, तो ये भी खाली हो गया। अब तो ये पूरा बफर खाली हो गया ना, हमारा बफर के अंदर कुछ भी नहीं रह गया, अब तो ये खाली बॉक्स हो गया। अब क्या होगा कि अब जब ये एंटर बेसिक सैलरी की बारी आएगी, मतलब इस नेक्स्ट इसकी बारी, एज वाले की, नेक्स्ट एम्प्लॉय एज में जो नेक्स्ट इंट दिया है, जब इसकी बारी आएगी तब ये कहेगा कि बफर में तो कुछ नहीं है, तो फिर कीबोर्ड से हमको इनपुट देना पड़ेगा। तो जब कीबोर्ड से इनपुट देंगे तो हमको कंसोल पे फिर से दिखाई दे देगा 1 और 5, ठीक है, ये चीज़ तब हमको दिखाई देगा। और जब ये नेक्स्ट लाइन ने /n को रीड कर लिया तो इधर ये बफर हो गया खाली, इधर अब /n नहीं रह गया, तो ये आसानी से इसने रीड कर लिया। ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। हम स्कैनर क्लास को थोड़ा सा कहीं और से रेफरेंस लेकर के पढ़ करके सोच समझ के एक दिन फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और उसका फिगर भी बना के पहले से रखे रहेंगे ताकि फिगर बनाने में दिक्कत ना हो और उस फिगर को समझाने में दिक्कत ना हो, उसका प्रोसीजर समझाने में दिक्कत ना हो, और एक वैसा ही प्रोग्राम उठाएंगे जिससे कि वो आसानी से समझाया जा सके,
ठीक है। तो अब इसकी प्रॉब्लम Yes, कैसे sir. दूर होगी? तो हम क्या करें, ये जो नेक्स्ट लाइन रीड कर रहा था, नेक्स्ट लाइन स्लैश एन को रीड कर रहा था, एक काम करें हम यहीं पे sc डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज कर लें। इससे क्या होगा कि जो स्लैश एन बच रहा था, जो नेक्स्ट इंट ने स्लैश एन को नहीं रीड किया था, वो ये रीड कर लेगा। अब हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई कि अब इसकी प्रॉब्लम दूर हो गई कि अब ये वेट करेगा। देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहली बार ये वाली लाइन प्रिंट हो गया, ये वाला लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो मेथड नेक्स्ट इंट है, ये हमसे इनपुट मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी बफर खाली है, बफर में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। ठीक, जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे 101, तब क्या होगा, अब हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, जहां तक इसको इंटीजर मिलेगा वो सारा डेटा ये रीड कर लेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब देखो हुआ क्या कि जो इस 101 के बाद स्लैश एन था बफर के अंदर, न्यू लाइन कैरेक्टर, उसको रीड कर लिया इसने, हमारी प्रॉब्लम को इसने दूर कर दिया। फिर से बफर खाली हो गया, और जब फिर से बफर खाली हो गया तो अब ये वाला प्रिंट हुआ, यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय नेम। अब बफर खाली है तो हमसे इनपुट के लिए मांग रहा है, तो ये वाला जो लाइन है वो अभी इस समय यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये हमसे इनपुट मांग रहा है, ये जो नेक्स्ट लाइन है एम्प्लॉय नेम का। अब हम यहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉय का नेम देंगे, मान लेते हैं हमने विनय दिया। अब जब एंटर प्रेस करेंगे तब ये पूरा नेक्स्ट लाइन, पूरा मतलब पूरा लाइन रीड करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ रीड कर लेगा। फिर से बफर खाली हो गया, बफर में कुछ नहीं रहा। जब बफर में कुछ नहीं रहेगा तो ये जो नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट लाइन का मेथड है, यह वेट करने लगता है इनपुट्स का, कि कीबोर्ड से हम इनपुट दें। जब कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे तो वो चला जाएगा बफर के अंदर, और वहाँ बफर से रीड कर लेगा कौन, ये हमारा नेक्स्ट इंट का मेथड। तो हमने यहाँ पे दिया 15, फिर एंटर करेंगे तो रीड कर लिया, इसने रीड कर लिया। अब सर, यहाँ पे हाँ, और इसमें भी स्लैश एन रहेगा ना? नहीं, इसमें अब ये चीज हमें लग रहा है सब केवल पहली बार में रहता होगा। देख फिजिक्स सर ये क्या हो रहा है सर? अब देखो सुनो बताएं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम को इससे सॉल्व कर दिया। पहली बार में हमने इंट का यूज किया है तो ये प्रॉब्लम हमने दूर कर लिया। अगर ये चीज, ये लाइन नेक्स्ट लाइन के बाद होता ना तो नहीं प्रॉब्लम आती। बात समझ आई? तो पहली बार में जब बफर क्रिएट होता होगा उसी समय ऐसा होता होगा। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ये तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि ये जो पहला वाला हम अच्छा, नेक्स्ट इंट दें, इसके बाद हम यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन का मेथड कॉल कर दें। ठीक है solution ठीक हो है जाएगा। ठीक। ठीक है, तो इसके बाद ये सेल अब यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये हमसे इनपुट मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इनपुट दे दे रहे हैं। अब ये सही हो गया और ये कुछ लगभग प्रॉपर आ सर रहा तो है। मान लीजिए अगर ऐसा प्रोग्राम आएगा तो नेक्स्ट लाइन लगाना जरूरी रहेगा ना, st डॉट नेक्स्ट लाइन पहले वाले के बाद। हाँ लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, प्रॉपर इनपुट रीड कर पाएगा वो। नहीं तो इनपुट यहाँ पुराने वाले में क्या दिक्कत आ रही थी कि ये जो ई नेम है इसके यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं था। सर पर मान लीजिए बहुत सारे टीचर को अगर ये नहीं मालूम हुआ और ये काट दिए तो फिर क्या गलती हो जाएगा ना? बुक में लिखा है, बुक में भी पढ़ो, बुक में दिया है। अच्छा जहाँ पे स्कैनर क्लास दिया है वहाँ पे दिया है बुक में, स्कैनर क्लास है। अगर क्लास 10th में नहीं दिया है तो 9th में दिया है, 9th की वो जो बुक होगी उसमें दिया है। अरे हम उसका हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन, हम समझा देंगे, नहीं होगा तो कल टाइम निकालेंगे तो कल समझा देंगे थोड़ा सा। जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब फिगर से ज़्यादा समझ में आती हैं, तो हम एक बार एक इसका वो बनाएंगे आइडिया कि कैसे हम समझाएं, आसानी से समझा सकें, इसका फिगर बना करके तो काम बन जाएगा। थोड़ा समय लगता है ना इन सब चीज़ों में, फिगर वगैरह में। कहीं भी कोई भी नहीं बताता है कि इसके डीप में क्या हो रहा है, बस ये चीज़ हाँ आइडिया सर। है कि हाँ ये चीज़ें नेक्स्ट लाइन, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है। और ये कब अराइज हो रहा है, जब पहली बार हम इंटीजर से
डेटा रीड कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट का यूज कर रहे हैं, तो पहली बार में ये बफर के साथ प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सर सा पर हम जब इसके पहले स्कैनर से ले रहे थे सर, तब तो फिर ये दिक्कत अराइज नहीं करती थी। हमने पहले स्ट्रिंग ले रखा होगा। जैसे अभी हम इसी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर दें, इसको हटा दें, अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट हम यहाँ से कट करें और ये इसके बाद कर दें, ठीक है, इसके बाद कर दें, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपाइल और रन। एम्प्लॉय नेम पहले मांग रहा है। अब अगर हमने किसी का नेम दिया, जब ये रीड करेगा तो न्यू लाइन कैरेक्टर भी रीड कर लेगा। एम्प्लॉय का नंबर है, एज है। सर तो सर अगर हम पहले हम इंटीजर दे दे रहे हैं स्कैनर में, तब ये दिक्कत अराइज हो रही है। हाँ, तब दिक्कत अराइज हो रही है। अगर पहले डबल दे दें, इसको उठा के ऊपर कर लें, कुछ नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। जावा एम्प्लॉय 1, अभी हम लोग को आइडिया लग जाएगा। तो पहले सैलरी देना था, तो 10,000 हमने सैलरी दे दिया। अभी देखो फिर से ये प्रॉब्लम आ गई ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमने क्या किया है, जो हमने डेटा रीड किया है वो हमने अगर पहले स्ट्रिंग ले लिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला अगर स्ट्रिंग है तो ये पहली बार में पूरा बफर खाली कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनता है, एक्चुअली डेटा कहाँ से ये रीड कर रहा है, लिखा है ना sc.nextLine, तो ये बफर से डेटा रीड कर रहा है, किसी माध्यम से कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी पूरी कोडिंग की गई है स्कैनर क्लास के अंदर। अब स्कैनर क्लास के अंदर जो ये मेथड है नेक्स्ट लाइन, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, और इसके अंदर जो कोडिंग की गई होगी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कोडिंग की गई होगी, और वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। रखने के लिए तो हम रखे हैं, इसकी कोडिंग तक रखे हैं, ये हमने शायद दिखाया था, नहीं दिखाया था, कोडिंग हम रखे हैं इसकी। जावा इंटर, ये रहा जावा, किस पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज, इसके अंदर क्लास का नेम क्या है, स्कैनर, यस स्कैनर, यही है सोर्स कोड। देखते हैं, ये सोर्स कोड है इसका, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन बना है, फाइंड करते हैं, ये क्या है? नेक्स्ट प्रिंट के नाम से। ये कुछ अजीब सर टाइप ये से तो बना बहुत होगा, ही खतरनाक है प्रोग्राम। देख रहे हो, यही वाला है जो हम लोग यूज करते हैं, हैज, नेक्स्ट, ये सारे मेथड्स हैं, ये पूरा क्लास ही है। रिटर्न भी यूज करते हैं। ये रहा नेक्स्ट इंट, अच्छा प्रीवियस था इसके, हम लोग आगे भाग गए क्या, नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, प्रीवियस का ऑप्शन नहीं दिया है। हमें लग रहा है यही कहीं था ये, अच्छा फिर से शुरुआत हो गया, बहुत लास्ट में दिया हुआ था इसने, कंट्रोल F, नेक्स्ट इंट। अब ये सब तो कॉल हो रहा है, ये रहा नेक्स्ट इंट का, तो ये सर मैं रिटर्न आज करना समझ गया है। सर कि प्रोग्रामर को इतने पैसे क्यों मिलते हैं सर, उसको इतने खतरनाक प्रोग्राम समझने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, अब ये सब चीज़ें मेहनत बहुत लगता है इसमें समझने में। देख रहे हो नेक्स्ट सॉर्ट के नाम से यहाँ मेथड पड़ा हुआ है, अरे ये नेक्स्ट सॉर्ट का एक और मेथड पड़ा हुआ है, काफ़ी अरे मेहनत लगता है। अब इसको बैठ के रीड करना और किसी दूसरे का बनाया हुआ प्रोग्राम रीड करने में और समझने में बहुत मेहनत लगता है। अब ये इन्होंने जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे ना, बहुत काफ़ी खतरनाक है। ये इंटरनल प्रोसेस है ना, बहुत सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं जो हम लोग को पता हाँ नहीं है, सर। देखते नहीं, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, लैंग्वेज के अंदर तो गए नहीं है। लेकिन हो सकता हो 10-12 साल में उस लायक हो जाए। अरे बड़ी मेहनत है इसकी, ठीक है। तो ये सब इंटरनल प्रोसेस है, हम आइडिया लगाएंगे कि हम किसी तरह ये पॉइंट समझा सकें, अगर ज़रूरत पड़ जाएगी इस चीज़ की। वैसे कहीं ज़रूरत नहीं पड़नी है, ये इंटरनल कुछ बनाता होगा, हम इसको चेक करेंगे, सर आप तो बताएंगे। इंजीनियर हैं, आपको तो आता ही होगा सर। अरे ऐसी थोड़ी कोई बात है, हम लोग भी बनी बनाई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंजीनियर का मतलब ये थोड़ा होता है कि सब कुछ आता है। अब जो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि जिसने हेलीकॉप्टर बना दिया, अब पूरा हेलीकॉप्टर
बाकी जो उसका रिपेयरिंग कर रहा है वो हेलीकॉप्टर भी बना देगा, ऐसा थोड़ा है। ठीक है, ये इतनी चीज हो गई। तो लाइब्रेरी में जा करके मेथड्स को चेक किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम जो थी वो हम लोग को समझ में आ गई कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्ट्रिंग टाइप की डेटा रीड करते हैं वो भी नेक्स्ट लाइन से, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यही नेक्स्ट लाइन की जगह पे अगर हम नेक्स्ट का यूज कर देते ना, ऐसे नेक्स्ट का, तो तब भी हमारी प्रॉब्लम दूर नहीं होती। फिलहाल हम इसको किसी तरह हटाते हैं। गलत डेटा देंगे तभी ये रीड कर लेगा, नहीं रीड करेगा। ठीक है, एरर आ गया यहाँ पे, इनपुट मिसमैच का एरर आ गया। अगेन हम इसको कंपाइल करें और रन कराएं। हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन की जगह पे नेक्स्ट कर दिया, तो अभी भी ये हो सकता है प्रॉब्लम से राइज कर दे, करेगा। एम्प्लॉय का नेम हम दिए, मान लेते हैं विनय दिए, एंटर किए, अरे ये नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे हमें लग रहा है /t काम कर रहा है। देखते हैं, चेक करेंगे, बताएंगे। इसने प्रॉब्लम अराइज नहीं किया। एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय की एज हो गई, सैलरी हो गई, ठीक है, ये सही है। मतलब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन पे ये काम कर रहा है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं होगा तब ये स्पेस है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पेस भी हो सकता है, होता है, स्पेस भी होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम हो गया हम लोग का, कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरे पे बढ़ा जाए। इसकी प्रॉब्लम हम सोचते हैं कि स्कैनर क्लास कैसे काम करता है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। हो सकता है इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते, क्योंकि उसको खोजने में समय लगेगा। एक प्रोग्राम और ट्राई कर लिया जाए, देखिए कौन सा है। हाँ, ये रहा। ये मेथड ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर ये लेते सर हैं। पेपर आता है, ये आता है। हाँ हाँ, ये कंफर्म है, ये आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आना हाँ, है। ये आता ही आता है सर। ये सर बस इसमें ये डिजाइन बन जाता है कभी कभी, कभी कभी एस्ट्रिक, कभी कभी हाँ हाँ, @, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हाँ क्वेश्चन सर नंबर 4 करा है, दीजिए डिफाइन वाला। क्लास टू ओवरलोड। तो हम लोगों ने ओवरलोड का काम किया है, क्लास का नेम लिखा नहीं है, हम लोग लिख देते हैं ओवरलोड। ठीक है, .java या ओवरलोड 1 के नाम से बना देते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे भी क्वेश्चन मिल ले। तो हो गया पब्लिक क्लास ओवरलोड 1, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, 3 मेथड्स बनाने हैं। एक पब्लिक वाइड प्रिंट के नाम से, तो पब्लिक वाइड प्रिंट के नाम से एक मेथड ये है। दूसरा हमें कौन सा मेथड बनाना है, बूलियन टाइप का। ठीक है, तो पब्लिक रिटर्न टाइप बूलियन है, रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखा है ना, बूलियन और प्रिंट। इसमें आर्गुमेंट पास हो रहा है इंट n के नाम से। अगला क्या है, वर्ड प्रिंट, पब्लिक वर्ड सर इसमें भी आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, में भी आर्गुमेंट पास हुआ है, इंट a कॉमा कैर ch। तो हो गए। पहला वाला क्या है, टू प्रिंट द फॉर्मेट, हमें इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। इस फॉर्मेट में क्या करना है, प्रिंट। तो ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में, कैसा है, रो और कॉलम के। रो कितने हैं, 1 2 3 4 रोज हैं 4। इसका। हाँ, 4 रोज हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, पहले रो को क्रिएट करें, रो। ठीक है, ये लूप चलाएंगे, लूप फॉर रोज, रोज के लिए हम लूप चलाएंगे। फॉर कितनी बार चल रहा है, 4 टाइम्स चल रहा है। एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 से चलाते हैं, सेमी कॉलन आई लेस देन और इक्वल टू 4 सेमी कॉलन आई प्लस। ठीक, एक काम हो गया। अब इसके अंदर जो लूप चलाएंगे वो किसके लिए चलाएंगे, लूप फॉर लूप फॉर कॉलम्स,
कॉलम्स के लिए चलाएंगे। और तो यहाँ पे जो ये लूप की कंडीशन लगानी है वो कैसे लगानी है ये सोचना है। तो हम एक बार सोचें कि हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जे। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो और कैसे चले, तो थोड़ा सा हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं नीचे। ये चीज़ तो हम लोग काफ़ी पढ़े हुए हैं। इसमें दो लाइन बनाते हैं, एक आई बना देते हैं और एक जे बना देते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसा, ठीक है, एनालाइज करें। अगर लाइन नंबर 1 की बात करें, पहले लाइन की, तो आई की वैल्यू 1 होगी, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जो जे हमारा है वो सिर्फ एक बार चलेगा। जे कितने बार सर चलना ये है? क्या है? सर एक बार ये वाला समझा दीजिए, जे वाला। जे वाला ये इनर लूप। हाँ। जैसे ये जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप जो है, ये जब चलेगा तो ये कुछ हम ऐसे मान के चलना है कि 1 लाइन, जैसे 1 रो, 2 रो, 3 रो 3 और रो 4 रो, ठीक है। 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो। अब सबसे लास्ट वाला रो अगर चेक करें तो जो 4th रो है, ये एक रो के अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स चला है भाई। अगर 7 8 9 10 ये अलग अलग है, पहले 7 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 9 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 बार चला, ठीक है। अगर हम इस आउटपुट को कुछ ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन करें, ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 2 होगी, कौन आ रहा है? 2 होगी, अरे तो यहाँ क्यों फेंक रहे हो? अरे अरे क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 3 हो गया, और नजदीक कर दें, 3 हो गया, ऐसे हुआ। फिर लाइन चेंज हो गया, फिर आई की वैल्यू जो है वो 3 हो जा रही है। सर आई मेरा की भाई वैल्यू, परेशान कर रहा है सर, एक बार और बता दीजिए। भाई परेशान कर रहा है, कान वान पकड़ लो उसका, बोलो भागे वहां से। भाग गया सर। सानिध्य की तरह है क्या? नहीं सर, थोड़ा उससे भी खतरनाक। सारे भाई एक तरह हो जा रहे हैं चिंपांजी टाइप के। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से मैच कराओ। जब आई की वैल्यू 1 है, मतलब लाइन नंबर 1, तो केवल 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक। फिर जब आई की वैल्यू 2 है, मतलब लाइन नंबर 2, तो क्या प्रिंट हो रहा है? हाँ, 2 प्रिंट हो रहा है। 1 और उसके बाद 2। 3 प्रिंट, 2 और 3 प्रिंट हो हाँ रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, हाँ मतलब 2 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हाँ। फिर जब आई की वैल्यू 3 होगी, मतलब लाइन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो एक बार 4 प्रिंट होगा, फिर दूसरी बार 5 प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार 6 प्रिंट होगा, मतलब 3 बार प्रिंट होगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आई की वैल्यू 4 होगी, अब कितनी बार? 7 एक बार हो गया, 8 8 3 बार, फिर 9 होगा, 9 फिर उसके बाद 10। फिर 10। तो इस पैटर्न में हम ये महसूस कर पा रहे हैं, ये समझ में आ रहा होगा कि जब आई की वैल्यू 1 है तो एक बार प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 2 है तो 2 बार प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 3 है तो 3 बार प्रिंट हो रहा है, और आई की वैल्यू 4 है तो 4 बार प्रिंट हो रहा है। ये हमें समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जितना आई की वैल्यू है उतनी बार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जे वाला जो लूप है वो 1 से चलेगा, सेमीकोलन, जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई तक चलेगा। ये लूप समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है वैभव? हाँ सर। कि ये जितनी बार ये जे लूप चलेगा उतनी बार ये प्रिंट करेगा 1 हाँ 2 सर। 3 4। तो हम देख रहे हैं कि जब आई की वैल्यू 1 है, पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये एक बार चलेगा,
भाई आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई की वैल्यू 1 से, 1 इक्वल टू 1, एक बार कंडीशन ट्रू होगा तो ये एक लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ प्रिंट का यूज करेंगे सर पर वो 7 8 9 कैसे 10 प्रिंट कर रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है। हाँ ये देखो अभी यहाँ से प्रिंट करेगा, हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रखना पड़ेगा, इंट n इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक वेरिएबल, क्योंकि वो क्या रहा है कि जो भी प्रिंट हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर बढ़ के 2 प्रिंट हो रहा है, फिर बढ़ के 3 प्रिंट हो रहा है। तो हम जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई की n की वैल्यू हमने क्या माना है 1, यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद इस n को क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे, अगली बार क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा, फिर अगली बार क्या प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा, अगली बार 4 प्रिंट होगा, फिर अगली बार 5 प्रिंट होगा, ऐसे वो 10 तक जाएगा। अच्छा ये जो इनर लूप है ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन बना रहा है, क्रिएटिंग अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, ये एक लाइन बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लिख दें क्या यहाँ पे, सिंगल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, जैसे ये लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, जितनी बार ये जे लूप चलेगा उतनी बार ये प्रिंट करेगा। ठीक है, एक लाइन बनने के बाद हमको लाइन को बदलना पड़ेगा, लाइन को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, लाइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रोग्राम हमारा बन गया, ये एक क्या हो गया हमारा तैयार हो गया। मेन मेथड लगाकर चेक कर लेते हैं, पब्लिक, ये मेथड दिया नहीं है बनाने के लिए लेकिन हम लोग बना ले रहे हैं, स्टैटिक वॉइड मेन, बाद में चल के उसको हम हटा देंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ओवरलोड 1। सर अभी इसमें बहुत कुछ चेक करना है, अभी इसमें चेक करना है कि नंबर इज ड्यूडनी और नॉट, और ये हाँ 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 काफी कुछ है इसमें, फिलहाल एक पहले एक को चेक कर लेते हैं कि एक का हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। एम्प्लॉय 1, सॉरी गलत कोड रन कर दिया, हमें कंपाइल कराना था जावा सी ओवरलोड 1, ओवरलोड 1 डॉट जावा, छोड़ दिया क्या हमने, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा वो हो इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत थी, तभी ये एरर आ रहा है इसमें। लिख देते हैं रिटर्न, कुछ भी दे देना है फिलहाल अभी के लिए, बाद में हम उसको सुधार देंगे। इसमें रिटर्न नहीं है, इसमें रिटर्न नहीं है, सक्सेसफुली सर ये कंपाइल कैसे हो पता गया। चलेगा किसमें रिटर्न है किट में नहीं है। अरे ये रिटर्न टाइप लिखा नहीं है यहाँ पे, ये मेथड का अच्छा। प्रोटोटाइप हमने बताया था ना, तो ये रिटर्न टाइप ही तो होता है। हाँ हाँ तो रन करते हैं, ओवरलोड, अरे आउटपुट नहीं आया क्या, अच्छा कॉल नहीं किया, सॉरी 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 कॉल नहीं किया, ओबीजे डॉट का मेथड है प्रिंट के नाम से, PRINT प्रिंट, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया गया है प्रिंट के अंदर। ठीक है, अभी कंपाइल करें पहले, ये बनकर आ रहा है यहाँ पे, पहले 1 लिख रहा है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये पता नहीं चल रहा है कि ये 10 लिखा है। तो ऐसे आउटपुट के लिए क्या जाता है कि यहीं पे हम लोग प्लस करके एक स्पेस लगा लेते हैं, थोड़ा दूरी बन जाएगी, एक स्पेस लगा लेते हैं, या स्लैश टी लगाएंगे तो स्लैश टी से काफ़ी दूर हो जाएगा, स्लैश टी उतना बेटर नहीं है, इसको हटा लेते हैं, बल्कि एक स्पेस बहुत है। अब ये कुछ ठीक हाँ ठाक ये है, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा हमको शुरुआत से इसको समझाना पड़ेगा इस प्रोग्राम को कि कैसे बनाते हैं। बाकी बच्चों को हमने बता रखा है कि इसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है, तो उनको ये लूप का आइडिया है। कोई है ऐसा जिसको लूप का आइडिया नहीं है अभी भी, वैभव के अलावा? अच्छा, इसमें कोई है भी नहीं, ये दिशा और तन्मय, अच्छा 2 लोग का जुड़ा हुआ है। वर्षिका, कोई दिक्कत है इसमें? वर्षिका सो गई क्या? नहीं वर्षिका, सर जाके हाँ हाँ, जगह मुझे सो गई। कह रहे हैं लूप का कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर नहीं है। हाँ ठीक है। तो प्रोग्राम को हम लोग ऐसे ही रन कराएंगे तो 1 बाय 1 होगा। हम एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, घबराओ नहीं। स्पेशली केवल हम इन्हीं सब चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। है थोड़ा लूप सा लूप हाँ, लूप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो करेंगे, घबराओ नहीं। अच्छा, इधर ये क्या दे रखा है, एक ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लें, इसको हटाते हैं। अभी क्या करना है इसमें, लिखा है ये दूसरा क्वेश्चन, टू चेक वेदर द नंबर इज डुडनी नंबर। टू चेक करिए वेदर द नंबर इज अ डुडनी नंबर, कि नंबर जो है वो डुडनी नंबर है। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि डुडनी नंबर होता क्या है, तब तो हम उसको चेक करेंगे। अब हमें पता ही नहीं है कि डुडनी नंबर होता क्या है, तो हम चेक क्या करेंगे? तो नीचे दिया है, अ नंबर इज डुडनी इफ द क्यूब ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है कि क्यूब ऑफ द सम का क्यूब ऑफ द डिजिट्स, वो भी डिजिट की, मतलब ऐसे समझेंगे लास्ट से सम ऑफ द समझ गए। डिजिट्स। जैसे यहाँ पे ना सम ऑफ द 5 डिजिट्स, प्लस 1 इसका प्लस क्यूब 2 का अगर सम हो नंबर जाएगा के 8 बराबर और 8 का क्यूब हो जाएगा तो 512 वो 512। हाँ सही आ जाएगा, ठीक है। ड्यूटनी नंबर हो तो हम जाएगा। इसको कैसे चेक करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब करना पड़ेगा। तो जो नंबर यहाँ से n में आ रहा है इसी पे अप्लाई करना है। ठीक, तो कैसे करें? हम एक काम करते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं नम के नाम से, और इसके अंदर n को रख देते हैं, ताकि n हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे। सुरक्षित क्यों रखेंगे? हम इसलिए सुरक्षित रखेंगे क्योंकि हमको लास्ट में मैच कराना है। ये 512 इनपुट है और ये आउटपुट है, दोनों को मैच कराएंगे। अगर दोनों बराबर है तो हमको ये नंबर तो सुरक्षित रखना होगा यहाँ पे। अब हम जो भी काम करेंगे वो नम पे करेंगे। ओरिजिनल नंबर जो था n था, उसको हमने बचा कर रखा। देखते हैं कैसे होगा। तो एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम सम स्टोर करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स रखेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था इससे पहले, कुछ ऐसा करके, याद आ रहा होगा, व्हाइल प्रोग्राम याद है क्या? नम इज ग्रेटर देन 0। सर मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। अच्छा, ओहो, तो बड़ी गड़बड़ है। अच्छा ठीक, हम लिख रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। डिजिट इक्वल्स टू नम बाई 10, सॉरी नम मॉडुलस बाई 10। लास्ट में हाँ, अभी हम इसको रन कराते हैं, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस सम डिजिट प्लस डिजिट हो गया। उसके बाद क्या होगा, नम इक्वल्स नंबर टू, इक्वल्स हाँ, नम नम बाई, डिवाइडेड बाय जो सम निकला, अभी हम इसको समझा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। जो सम निकला उसको चेक करेंगे। इफ अगर n बराबर हो जाता है किसके, सम के, मतलब n जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो, और जो सम निकला है वो, अगर, अच्छा कब, अभी तो इसका क्यूब निकालना पड़ेगा ना, सॉरी, इसका क्यूब भी निकालना है। क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इंटू सम इंटू सम। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सम से नहीं, क्यूब से, क्यूब से। अभी हम लोग क्वेश्चन से सर इसको मुझे मैच, नहीं समझ आ रहा है। कोई नहीं, घबराओ नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। ये चीज़ बोर्ड पे, मतलब जैसे
एक्चुअली में लिखने में थोड़ा सा ये चीज़ बोल करके समझाना पड़ रहा है ना। अगर ये चीज़ हाथ से लिखना होता तो थोड़ा आसान होता, ज़्यादा कुछ काफ़ी कुछ लिख सकते थे। तो अभी हाथ से लिखने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब व्यवस्था करना पड़ेगा उसका। अभी फ़िलहाल उस लायक है नहीं। बताते हैं। हाँ, तो मैं कैसे समझूंगा? अरे अभी समझा देंगे हम, घबरा नहीं। N is a Jordani number. अदरवाइज अभी ये प्रोग्राम हम रन कराएंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। It's not a Jordani number. ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स। तो अभी हम उसको फिलहाल के लिए दे देते हैं, उसकी ज़रूरत के लिए दे देते हैं ट्रू, सॉरी रिटर्न कर देते हैं ताकि हम कुछ समझ सकें। अभी हमें प्रोग्राम समझना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्राम समझना, फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लेकर चलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे नम की वैल्यू जो थी हमने 512 ले लिया, ठीक है, क्लियर है। जैसा इन्होंने लिया है यहाँ पे नम, ये n की वैल्यू भी है, यही चीज हमारा बराबर है किसके, n के। क्लियर है ये पहली वाली लाइन वैभव? हमने क्या किया, हाँ सर। 512, फिर हमने क्या किया, वेरिएबल लिया सब, इसकी वैल्यू कर दिया, ठीक। एक लाइन रन करा रहे हैं, जब ये वाली लाइन रन करेगा तो क्या लिखा है, while, यहाँ पे क्या लिखा है, num is greater than 0। तो num की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 512 है, 512 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर दें, अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके इसको भी 512 दे दें, अब ये कुछ ज़्यादा बेटर है कि n की वैल्यू अलग हो गई और num की वैल्यू अलग हो गई। तो num की वैल्यू क्या है, 512 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। 512 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू होगा, सही है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी के अंदर आएगा, और बॉडी के अंदर क्या कोड लिखा गया है, यहाँ लिखे हैं हमने डिजिट इक्वल्स टू नम मॉडुलस बाई 10, ऐसा हमने लिख रखा है। तो जो नम की वैल्यू है वो है 512। अब 512 में अगर मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट वाली डिजिट मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें 2 मिलेगा कि नहीं, हाँ मिलेगा। हाँ सर। तो डिजिट की वैल्यू रिमाइंडर। हाँ ठीक है, रिमाइंडर। अब अगली लाइन में क्या होगा, अगली लाइन में हमने लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, डिजिट लिखा है, यहाँ पे क्या होगा सर डिजिट 2 आएगा सर, सम मतलब 0, एस सम 0 और वो डिजिट 2 की जगह पे आ जाएगा 2, तो ये एस बराबर, सम इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला सम चेंज हो गया, 2 हो गया, हाँ ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगली लाइन हमने लिखा है नम इक्वल्स टू नम बाई 10। अब क्या होगा यहाँ पे, नम की वैल्यू अभी भी 512 है, 512 हाँ सर, वो 51 में क्वेश्चन आ जाएगा 51। तो नम की वैल्यू चेंज हो गई, नम की वैल्यू चेंज हो रही है, की वैल्यू हमने क्या किया, हाँ कर दिया। 51। लूप है, लूप होने की वजह से ये वापस से फिर से जाएगा, फिर कंडीशन पे जाएगा, यहाँ कंडीशन पे आ जाएगा, कंडीशन पे क्या है, ट्रू नम इज ग्रेटर देन, अब नम की वैल्यू कितनी है, चेंज होकर के कितना हो गया, 51, 51। हाँ 51 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या हो गई इसकी, ट्रू ट्रू हो गई। ट्रू। हाँ बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर से हमको क्या चाहिए, नम की वैल्यू चाहिए, तो इस बार नम की वैल्यू कितनी है, 51 है, हाँ 51 में मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, 1। अब अगली लाइन क्या है, सम प्लस डिजिट, तो सम 0 प्लस 1। 0 क्यों होगा बाबू, सम की वैल्यू बदल के 2 हो गई है, देखो, अच्छा हाँ 2 ठीक है, तो 2 और ये प्लस 1। +1 मिल करके कितना हो गया, ये 3।
3 सम की वैल्यू यहाँ पे चेंज होकर 3 हो गई, 3 ठीक। हाँ उसके बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो नम की वैल्यू 51 है, 51 में डिवीजन बाई 10 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 नम की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक। फिर वापस से लूप जाएगा, नम की वैल्यू अब हमें क्या मिलेगी 5 मिलेगी, 5 की क्या है 0, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से हाँ एग्जीक्यूट करेगा तो 5 मॉडुलस बाई 10 कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा, कंफर्म है। सम की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 और 5 प्लस 5 कितना हो गया 8 उसके बाद नम की वैल्यू 5 है, 5 में डिवीजन बाई 10 करेंगे कितना मिलेगा क्वेश्चन 0 मिलेगा, 0 ठीक है। नम की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 0, 8 सम की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 8, फिर कंडीशन पे जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो कंडीशन पे जाएगा, नम की वैल्यू हो गई 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप से बाहर आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है क्यूब इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाई सम मल्टीप्लाई बाई सम 8 into 8 into 8 512 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना मिला 512 तो क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 512। इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हमने कि n इक्वल्स टू क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे n की वैल्यू देखो 512 पड़ी हुई है तो 512 और क्यूब की भी वैल्यू 512 हो गई 512 तो इसका मतलब ये क्या है गुडनी नंबर होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ इस क्वेश्चन में क्या किया, जैसे इन्होंने क्या किया यहाँ पे बुलियन टाइप का रिटर्न कराया है, प्रिंट नहीं करना है, बुलियन टाइप का रिटर्न करना है, मतलब ये हो गया कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ से हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है, ठीक है, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ये नीचे वाले की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। सर मतलब कि सर जहाँ पे आपने अभी प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा था वहां से हटा देंगे, मतलब प्रिंट नहीं करेंगे वहां, प्रिंट नहीं, क्योंकि ये बुलियन रिटर्न कर रहा है तो इसको बुलियन टाइप का यहाँ से डेटा ही रिटर्न, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब अगर यहाँ पे हम कॉल करें ओबीजे प्रिंट तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली में ये रिटर्न कर रहा है ना डेटा, तो जब ये डेटा रिटर्न करेगा तो ट्रू या फॉल्स ही मिलेगा, जो रिटर्न करेगा डेटा वो कहाँ जाएगा, तो वो चीज़ अगर हम यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा कर रखते हैं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर इसको लिख देते हैं ये सारा स्टेटमेंट, तो ये ट्रू या फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर इसको हम एक बार कंपाइल करें और अच्छा कुछ यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना था, सॉरी 512 जो नंबर पास करेंगे उसी 12 हाँ सर, हाँ सर, कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, तो ये पहला वाला जो है हो रहा है तो सीरीज प्रिंट हो रहा है, सीरीज कह रहे हैं वो पैटर्न, और फिर ये ट्रू आ रहा है। हाँ, ट्रू आ रहा है, ये नंबर कुछ और होता अभी ये गड़बड़ हो जाएगा, नंबर अगर चेंज कर दिया जाए तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स हो जाएगा, 51 जो है वो नंबर नहीं है, ठीक है, तो प्रोग्राम हो गया। हाँ सर, एक और बचा है, देखिए वो क्या है, यहाँ पे दिया है ये, हाँ ये नीचे वाला है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ से लिखा हुआ है, अरे इस बार लड़के पता है क्या किए थे, ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर लड़के छोड़ दिए थे, कारण क्या था, ये ऊपर का और बीच वाला 2 क्वेश्चन तो समझ में आ रहा था, ये नीचे वाला क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे थे, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को यहाँ से राइट किया हुआ है और किसी ने इसको मतलब बहुत कम बच्चों ने इसको ध्यान दिया, बाद में चल के पता चला कि सबसे आसान क्वेश्चन तो यही था, बस केवल एक लाइन ऊपर लिखने की वजह से, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक लाइन ऊपर लिखने की वजह से बच्चे छोड़ कर आए थे, काफी बच्चे छोड़े थे इसको। लिखा क्या है, इफ ch इक्वल्स टू स्मॉल s, अगर ch स्मॉल s हो
और या फिर कैपिटल एस हो तो प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। अगर सी एच जो है सर बहुत आसान है ये तो। ये बहुत आसान है भाई, वही कह रहे हैं ना कि बच्चे पढ़े नहीं और छोड़ करके चले आए। देखो सर if सर क्या बताऊं सर, कितना आसान है ये। स्मॉल एस है या फिर और ये ऐसे और ऑपरेटर और हाँ हाँ, और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या प्रिंट करना है हमें, जो नंबर है मतलब ए का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज भी दे सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए तो किस नंबर का स्क्वायर करेंगे? ए का, ये जो यहाँ से इनपुट आ रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है। अच्छा सर, कैरेक्टर में तो डबल वो लगता है ना? कैरेक्टर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। अरे ऐसा गलती मत करो बाबू जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में होता है। सर तो सर किसमें सर डबल होता है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में, ठीक है सर। थोड़ा सा इसको याद किया जाए, नहीं तो पता चला एग्जाम में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ सर। और दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि एल्स इफ सी एच इक्वल्स टू स्मॉल सी और कैपिटल सी, स्मॉल सी और सी एच इक्वल्स टू कैपिटल सी। सबसे आसान क्वेश्चन पेपर का, एकदम बहुत आसान। यहाँ पे भी प्रिंटिंग सर इसका सर ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, इसका कोई आसान सेंटेंस बना दीजिए सर, इतना मुझे वो नहीं रह पाता याद। अरे तो प्रैक्टिस करोगे तभी बाबू याद रहेगा। समझ ही नहीं आता है क्या लिखते हैं उसमें। तो मैथ का क्वेश्चन तो सॉल्व करते होगे ना? मैथ का हाँ क्वेश्चन सर। हाँ बताओ। हाँ तो मैथ के क्वेश्चन नहीं सर, जैसे इसमें लिखते हैं ना स्क्वायर ऑफ फिर प्लस ए प्लस, सर यही नहीं समझ आता है प्लस ए प्लस मतलब होता क्या है? अरे बाबू कुछ होता नहीं है। देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, ठीक। इसके साथ हमने क्या किया, ये जो जैसे मान लो एक सेंटेंस हमको लिखना था, ठीक है, हमको एक सेंटेंस लिखना था, हम चाहते थे कि हमारा जो आउटपुट आए वो ऐसे लिख कर आए, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ, मान लेते हैं ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 इक्वल्स टू 25। ये हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट ऐसे डिस्प्ले हो, ऐसे आए। हाँ सर, कितना सही है। सही है। तो इसमें से हम देखेंगे कि जैसे जब ए की मान लेते हैं ए इक्वल्स टू हमारा कितना था, हमने ए इक्वल्स टू 5 रखा था, तो ये आउटपुट आया है। अगर हम ए की वैल्यू चेंज करके 6 कर देते, ए की वैल्यू चेंज करके 6 कर देते तो ये बदल जाता, 6 हो जाता, और इसके अकॉर्डिंग ये भी बदल जाता 36। जब ए की वैल्यू बदल रही है तो ये 6 हो जा रहा है और ये 36 हो जा रहा है, मतलब ये दोनों डेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू। हाँ, यहाँ पे ए नहीं प्रिंट होना चाहिए, ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ए की वैल्यू है उसका स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए, मतलब ए टू ए ऐसा प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज जो हमने सर ये स्क्वायर के आगे जो है लिखा वो खोल रहे हैं हम लोग, फिर स्क्वायर ऑफ के बाद वाले में बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, तो फिर बंद कर रहे हैं। अरे यहाँ से देखो हम बना रहे हैं ना, उसको बना रहे हैं, घबराओ नहीं, देखो यही चीज बनाना है हमें, यही चीज बनाना है। कॉपी किए, ठीक है, डबल नोटेड कॉमा में पेस्ट कर दिए, ठीक। आउटपुट कैसा आएगा चेक करा दे, ये हम कमेंट कर देते हैं और ये भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका हम ये सही सर, मैं ऐसे ही प्रिंट करता अगर मुझे करना होता तो। हाँ, अभी हम दिखाते हैं आउटपुट, तो समझ में आ जाएगा कि क्या समस्या आ सकती है। obj.print, इसमें 2 आर्गुमेंट पास करना है। पहला आर्गुमेंट होगा नंबर,
तो नंबर 5 दे दिया हमने, कॉमा। दूसरा आर्गुमेंट है एक कैरेक्टर देना है, कैरेक्टर में स्मॉल s दे देते हैं स्क्वायर के लिए, ताकि ये यही रीड करे जो हम चाहते हैं। इसको हम कंपाइल भी कराते हैं और रन भी कराते हैं। ये कंपाइल हो गया, फिर रन हो गया। इसका जो आउटपुट आया इसमें कहीं 5 लिख के आया है, 5 और 25 तो आया ही नहीं। सर कहाँ मुझे दिख नहीं रहा है आउटपुट। आउटपुट नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे कंसोल की स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं CMD, सर, क्यों? नहीं दिख रही है। CMD किसी को नहीं दिखाई दे रहा क्या? ये सर ब्लैक दिखाई दे रहा है, स्क्रीन नहीं है सर। ब्लैंक दिखाई दे रहा है? हाँ पूरा स्क्रीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, पूरा ब्लैक ब्लैक अपीयर हो रहा है। स्टॉप करके फिर से कर रहे हैं, बताए नहीं। ओके सर। फिर से हम इसको दे रहे हैं, कुछ होगा, कुछ इशू हो गया होगा, इतना देर से चल रहा है बेचारा ये भी। अभी हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी क्लियर है क्या? नो सर। पूरा एकदम ब्लैक हो गया है? हाँ सर। सर ये इसे बार सर अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है, हमें लग रहा है इसको फिर से हमको एंड करके फिर से चलाना पड़ेगा। एंड करके फिर से चालू करें क्या? हाँ एंड करके फिर से चालू करें।